नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। और न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, जहां पीएम मोदी ने बाकायदा कई योजनाओं का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। लेकिन लगे हाथों कांग्रेस और ममता दीदी दोनों पर जमकर वार किए। जरा क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है, कितने संकटों से गुजरना होता है। मैं 2-3 दिन पहले ही मीडिया में आई एक मुस्लिम बेटी की कथा पढ़ रहा था। उस बेटी का 2009 में निकाह हुआ था। उसके बाद उसे 2 बार 3 तलाक झेलना पड़ा। उसे जो यातनाएं भुगतनी पड़ी वो सार्वजनिक रूप से बताना भी मेरे लिए मुश्किल है। इतनी पीड़ा हुई इस महिला को। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल की भी अनेक बहनों को इस तरह के अत्याचार से गुजरना पड़ा है। वो बरसों से 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी, जिसे हमारी सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद से गुजरने वाली कांग्रेस ने न सिर्फ 3 तलाक कानून को संसद में रोका, बल्कि उसे अब खत्म करने की भी बात करने लगी है। मैं आज यहां पश्चिम बंगाल में यहां की तृणमूल कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, आप तो एक महिला है, अरे आप तो साफ बताइए, आप क्यों 3 तलाक के कानून के आड़े खड़ी रही हो? आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए क्या वोट ज्यादा कीमती है कि मुस्लिम माताओं बहनों का अधिकार कीमती है? साथियों, ये लोग कुछ भी बोले, मैं देश की सभी मुस्लिम बहन बेटियों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि 3 तलाक कानून को हटाने नहीं दिया जाएगा। जी हां, चुनावी साल है और वार पर वार हो रहे हैं। पीएम मोदी इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बोले थे और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए न सिर्फ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बल्कि ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस पर तो उन्होंने जमकर कई ऐसे हमले किए जिसके लिए कांग्रेस शायद तिलमिला गई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास की विरोधी है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना है। जब सत्ता के गलियारों में हमारा कोई नाता नहीं था, तब भी मैं यहाँ आया करता था और पीएम बनने के बाद भी मैं देश का पहला पीएम हूँ जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ आया हूँ। आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना रहा है। जब सत्ता के गलियारों में हम लोग कहीं नहीं थे, तब भी मैं, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका हुआ करता था, संगठन के कार्य के लिए आपके बीच आकर के बैठा करता था, आपसे बातें करता था। और मैंने यहां के कार्यकर्ताओं में, यहां के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भाव मैं अनुभव करता था वो बड़ा अभूतपूर्व था। अटल जी के प्रति जिन्होंने छत्तीसगढ़ दिया, उनके प्रति यहां के लोगों की जो श्रद्धा थी वह भी अप्रतिम थी। और इसलिए छत्तीसगढ़ आने का, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात में, तब भी आपके बीच बार बार आने का मन करता था। और प्रधानमंत्री के बनने के बाद तो पहले कोई प्रधानमंत्री जितनी बार छत्तीसगढ़ आए होंगे उससे ज्यादा बार अकेला मैं आया। पीएम मोदी ने कहा कि आपने एक जनादेश दिया है जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने सिर माथे चढ़ाया।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत है। पीएम ने छत्तीसगढ़ के विकास में और तेजी लाने की बात कही। एक जनादेश दिया है जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने सिर माथे पर उसको चढ़ाया है। जय और पराजय जीवन का हिस्सा होता है। इन चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, व्यापारी, कारोबारी, हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो क्या किसी जांच से डरेगा? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है? डरेगा क्या? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है क्या? अगर राज्यों में देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचार होता है तो सीबीआई को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? साथियों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसमें समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लग गई है। आखिर दिल्ली से भी तो उसे यही संस्कार विरासत में मिलते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के परिवार के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज अदालतों में मामले चल रहे हैं और हालात ये है कि ज्यादातर सदस्य आज जमानत पर बाहर हैं या अग्रिम जमानत लेकर बाहर हैं। और अगले चुनाव के लिए उनको तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाना है कांग्रेस पार्टी का। अगर सीबीआई यहां बैठेगी तो एटीएम बनेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्से भर भर कर कुछ माल भेजना है, इसी के बदले में तो यहां व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज देखिए अदालतों में गंभीर मामले चल रहे हैं। कुछ जमानत पर छूट रहे हैं, कुछ अग्रिम जमानत लेकर के जी रहे हैं। क्या मामले चल रहे हैं? टैक्स चोरी के, जमीन और प्रॉपर्टी में घोटाले के। पीएम मोदी ने कहा कि चौकीदार की सख्त कार्रवाई देखकर बौखला गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोग महागठबंधन में मिल रहे हैं जो कभी कांग्रेस को कोस कर उससे अलग हो गए थे। इनमें होड़ लगी है कि कौन मोदी को कितनी गाली दे सकता है। महामिलावट में शामिल होने का यही क्राइटेरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। लगता है इस बार 2019 के चुनाव में कुछ चीजें नई देखने को मिलेंगी। मिसाल थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। यह नई मिसाल बनी है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला किया था और पीएम मोदी ने संसद में जिस तरह से बोला है और बाकायदा सवाल खड़ा किया है। चूंकि मामला राफेल का है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जरा इस खबर में देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहां एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है। गुरुवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने राफेल मामले को लेकर कांग्रेस को चोर कहा तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राफेल सौदे को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी को राफेल मामले में चोर कहा। राहुल गांधी ने बताया कि फ्रांस सरकार के साथ राफेल सौदे को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए जा रहे सौदे के दौरान पीएमओ के दखल का फायदा फ्रांस को मिला था। पार्टी का कहना है कि इसमें सीधे तौर पर पीएम मोदी ने हस्तक्षेप किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने सीधा फायदा अंबानी को कराया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है। चौकीदार चोर है, और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों को बस एक जैकेट दिया गया, जबकि अनिल अंबानी को करोड़ों का फायदा। आप एक जवान को एक बुलेट प्रूफ जैकेट देते हो और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो। मतलब व्हाट इज द just let me ask this question. There is a clear paperwork here that is saying that Mr. Narendra Modi, PMO, they mentions PMO, Narendra Modi, has bypassed the negotiation process. It clearly says कि नरेंद्र मोदी ने नेगोशिएशन प्रोसेस को बाईपास किया है। कल नरेंद्र मोदी जी ने लंबा भाषण दिया। नरेंद्र मोदी एक्सेसिबल है, भाषण देते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इसके बारे में बोलिए। नरेंद्र मोदी देश की वायुसेना को समझाएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्यों लिख रही है कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। इसके बारे में बोले। राफेल मामले पर मोदी सरकार को लगातार घेरते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद और डिफेंस मिनिस्ट्री ने मोदी को चोर बोल दिया। होलैंड जी ने क्लियरली बोला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। उसने मुझे कहा है कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने हैं, वो होलैंड जी ने बोला। अब डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजीशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी। तो नाउ प्लीज आस्क द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई इज इट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज कॉल्ड हिम अ थीफ, एंड व्हाई इज इट नाउ दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री उनको चोर बुला रही है? तो आप जाके उनसे पूछिए प्लीज। इस बीच जब राहुल गांधी से ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पर सवाल किया गया तो राहुल ने कहा कि राफेल मामले की भी जांच होनी चाहिए। जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम, मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। चुनावी माहौल में विकास के वादे तो लगता है जैसे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अब तो पार्टियां सिर्फ एक दूसरे को गिराकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। खैर अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता किसको मिलती है, क्योंकि पार्टी और नेता चाहे जितना जोर लगा लें, गेम चेंजर का काम तो जनता ही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब सत्ता किसी को भी मिले, लेकिन जनता सब पर नजर रखे हुए कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है। राफेल को लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो जबानी तकरार हो रही है, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता निशांत राय ने उनसे बात की। जरा आप भी सुनिए क्या कहते हैं वो। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रधान सचिव केसी त्यागी, प्रधान महासचिव।
राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर राफेल को लेकर निशाना साधा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। त्यागी जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि आप रॉबर्ट वाड्रा की जांच करा लीजिए, आप चिदंबरम की जांच करा लीजिए, लेकिन राफेल पर कुछ तो बोलिए। पिछले 70 वर्षों से जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में कार्यरत रही हैं, लेकिन ऐसा हा हुल्ला कभी पहले नहीं मचा जैसा इस बार मचा है। लगता है कि शायद तीर ठिकाने पे लगा हो। जांच एजेंसियां कई बार अदालत के फैसले के क्रियान्वयन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, इसलिए उस पर रोज उंगली उठाना, रोज चुनौती देना जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है। प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में भी बेनामी संपत्ति का जिक्र किया और इशारों में सीधे तौर पर वाड्रा को निशाना बनाया। बेनामी संपत्ति ऊंचे पैमाने पर देश में और विदेश में लगी हुई है और पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी प्रयास होते रहे हैं बेनामी संपत्ति को वापस लाने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि नोटबंदी से भी उस पर प्रहार हुआ है और काफी डिस्क्लोजर सामने आए हैं। आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस के मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बन जाती है केंद्र में 19 के बाद तो वो ट्रिपल तलाक कानून को वापस कर देंगे। ट्रिपल तलाक कानून लोकसभा में सभी दलों की सर्वानुमति के बाद एग्जीक्यूट हुआ था, उस पर नई तरह के सवाल उठाना ठीक नहीं। यद्यपि हमारी पार्टी भी इस राय की है कि ऐसे नाजुक सवालों पर व्यापक सलाह मशवरे के बाद ही ये कदम उठाए जाने चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जेडीयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आजादी के बाद से लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हाय हुल्ला हो रहा है, लग रहा है कि तीर निशाने पे लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। जेएनयू में नारेबाजी को लेकर जिस तरह से कई आरोप लगे थे, देशद्रोह तक की बात चली थी, उसमें दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको अनुमति अभी तक शायद नहीं दी है, जिस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गई है और उपराज्यपाल से मिलकर यह मांग की है कि इस कार्रवाई को थोड़ा तेज कराया जाए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता से। जरा देखिए क्या रुख है उनका इस मसले पर। जेएनयू के देशद्रोह मामले में लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार से अनुमति लेकर दिल्ली पुलिस आए, क्योंकि चार्जशीट में अनुमति नहीं ली गई थी। अब दिल्ली बीजेपी के जो विधायक हैं वो उन्होंने आज एलजी से मुलाकात की है। ओम प्रकाश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ आज ज्ञापन आपने जो उपराज्यपाल को सौंपा है उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले और देशद्रोह के बयान देने वाले जो लोग, उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसमें कहीं ना कहीं उनमें संलग्नता और उनके साथ खड़े हुए केजरीवाल जी दिखाई दिए। और जब केजरीवाल जी जिस अपराध में, जिस देशद्रोह के मामले में खड़े दिखाई दिए, तो उनसे ये अपेक्षा करना कि उस मामले में न्यायोचित कार्य वो करेंगे, ये सर्वथा एक अलग बात है। आज हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय से ये कहा कि वो जो फाइल है, जिस फाइल को एनओसी दिल्ली सरकार ने देनी है, तो किन कारणों से उस फाइल में डिले लगातार किया जा रहा है, तो तुरंत उस फाइल के ऊपर जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए उसको कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे का प्रोसेस चालू हो। लेकिन ओम प्रकाश जी, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर 3 साल तक आखिर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल क्यों नहीं कही, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चार्जशीट फाइल क्यों की जा रही है, और आखिर दिल्ली सरकार की से मंजूरी पहले क्यों नहीं ली गई? नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होती है। केजरीवाल जी जो संवैधानिक मुखिया दिल्ली के हैं और दिल्ली के मामलों की जानकारी और दिल्ली के मामलों को आगे चलाने का उनका काम है। अगर इसमें देरी थी तो उन्होंने इस बात को जब बीच में क्यों नहीं उठाया, और देर या सवेर या जब भी ये चीज आई है तो अब देर सवेर होने से क्या उसके तथ्यात्मक जो चीजें वो बदल तो जाएंगी नहीं। तो अगर देशद्रोह का मामला है तो उसमें उनको एनओसी दी जानी चाहिए, और देशद्रोह का मामला ये भी तो कहा है कि क्योंकि इतना बड़ा मामला है, इतनी लंबे ज्यादा पन्नों में चार्जशीट फाइल की गई है, तो उसमें भी वक्त लगता है सबूतों को ढंग से देखने में कि क्या कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया है, तो उसमें इसलिए वक्त लग रहा है।
केजरीवाल जी बता दें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी पढ़ना उन्होंने, तो समय सीमा तो होनी चाहिए ना। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी अनपढ़ तो है नहीं, या नकली डिग्री है उनके पास IRS की, तो पढ़ा तो उन्होंने पहले भी होगा। तो चीजें पढ़ी नहीं जाती, उनके तो कुछ सर्टेन पेजेज हैं जो उनके रिकमेंडेशन है वो पढ़ी जाती है। उपराज्यपाल महोदय से मिलकर हमने अपना रोष प्रकट किया है कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और जिसके मुखिया केजरीवाल जी जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया में आड़े आ रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है। एक प्रकार से JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग ने जिस तरह के नारे लगाए, उससे हर भारतीयवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं हर भारतीय को लग रहा है कि इस तरह के दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन कानून अपना काम ना करे, इस बदनीयती से अगर दिल्ली की सरकार प्रोसिक्यूशन सैंक्शनिंग की अपने अधिकार का मिसयूज कर रही है, तो हमने उपराज्यपाल महोदय को एक मेमोरेंडम देकर इस बात के लिए स्पष्ट रूप से अपनी भावनाएं रखी हैं कि ये देश की भावना है, ये दिल्ली के हर नागरिक की भावना है और उपराज्यपाल अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार से उस फाइल को जल्द मंगवाने की दृष्टि से बातचीत करे और इसमें इंटरवीन करे। 2019 के चुनावों की तैयारियां लगभग हर दल अपने अपने अंदाज से कर रहा है और सबकी कोशिश है कि अच्छे से अच्छी तैयारी करके वो मैदान में उतरे। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि सेलिब्रिटीज को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ सके। पिछली बार भी उसने कई सेलिब्रिटी चुनावी मैदान में उतारे थे। इस बार हरियाणा में उम्मीद जताई जा रही है कि वीरेंद्र सहवाग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पर एक हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब तक मौजूदा सांसद हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ अंदाजा है, क्या कुछ कयास है और क्या कुछ बीजेपी का कहना है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गई हैं। पार्टियां ये भी तय कर रही हैं कि कहां से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उनकी पार्टी को हो। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अब राजनीति की पिच पर नई पारी जल्द शुरू कर सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में वो हरियाणा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी उन्हें रोहतक सीट पर उनकी उम्मीदवारी की संभावनाएं देख रही है। माना जा रहा है कि रोहतक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सहवाग को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने इसका खंडन किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा के अंदर हलचल तेज हो गई है। रोहतक लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को मैदान में उतार सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि वीरेंद्र सहवाग के नाम को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा भी तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की माने तो रोहतक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मात देने के लिए सहवाग के नाम पर चर्चा हुई और पूर्व क्रिकेटर तक ये ऑफर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। अब ये सहवाग पर निर्भर करता है कि वो सहमति देते हैं या नहीं। जिस पार्टी नेता को सहवाग से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है वो दिल्ली और NCR की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। वीरेंद्र सहवाग के अलावा सूफी गायक हंसराज हंस का नाम भी बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची में सामने आ रहा है, जो हाल ही में कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को गंवा दिया था। सूत्रों के मुताबिक हंसराज हंस को अब क्षेत्र में काम शुरू कर देने के लिए कहा गया है। हालांकि बराला ने इससे भी इनकार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो हमने 2019 के लिए प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है। हंसराज हंस जरूर एक राजनेता हैं, लेकिन सहवाग तो अभी पार्टी तक में शामिल नहीं हुए हैं। ये सभी चर्चे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हैं। हमने किसी भी सीट पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सहवाग और हंसराज की उम्मीदवारी की चर्चा से साफ इनकार करते हुए कहा कि अभी तो वीरेंद्र सहवाग बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए हैं। ऐसे में उनको उम्मीदवार कैसे बनाया जा सकता है। बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी 10
लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की गई थी। हिसार और सिरसा की सीट पर INLD और रोहतक की सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी 3 सीटों को दोबारा गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए एक मजबूत कमठ प्रत्याशी को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी वाकई में वीरेंद्र सहवाग और हंसराज को अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। रोहतक की सीट से कांग्रेस की तरफ से उतारे जाने वाले वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सामना अब वीरेंद्र सहवाग से हो सकता है। हालांकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग को लेकर टिकट के लिए मंथन किया जा रहा है, लेकिन यह बात तय है कि अगर रोहतक से वीरेंद्र सहवाग बीजेपी के प्रत्याशी नहीं हुए तो हंसराज हंस या फिर कोई और ऐसा चेहरा मैदान में आ सकता है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि पार्टी कितनी जल्दी रोहतक की सीट पर किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है। नवदीप छाबड़ा, जगह 24/7 न्यूज, रोहतक, हरियाणा। न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।